प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटलीकरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में नए और विविध अवसर पैदा हो रहे हैं। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की करेंगे अध्यक्षता। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह आज जाएंगे गुजरात। श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजन। अमित शाह उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। जापान के पीएम किशिदा ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। किशिदा ने कहा, सहयोगियों को चीन की चुनौती से मिलकर करना होगा सामना। बाइडेन ने जापान की सुरक्षा का किया पुरजोर समर्थन। राउरकेला में FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। वहीं बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की तारीफ भी की है और वहीं प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री कार्यक्रम में सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक रैली को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही नीति घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी झंडी दिखाकर भारतीय सेना और CLAW ग्लोबल की संयुक्त साहसिक खेल पहल सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं सशस्त्र बलों के सर्वोच्च बलिदान और उनकी समर्पित सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विकसित शौर्य स्थल को समर्पित करेंगे। इस आयोजन के दौरान पूर्व सैनिकों को पदक, स्मारिका, मान्यता प्रमाण पत्र आदि देकर सम्मानित किया जाएगा। पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस दिनांक 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवा निवृत्त हुए थे। KM करियप्पा ने 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। ये दिवस हमारे सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को समर्पित है। 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल आयोजित की गई। जवानों ने पूरे उत्साह के साथ रिहर्सल में भाग लिया। ठंड के बीच जवानों की रिहर्सल का शानदार नजारा देखते ही बन रहा था। वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी मिलने पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की सराहना की है। पूर्व सैनिक समीरन सेन और सोमनाथ राय ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभार। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने 27 वर्षों तक भारतीय सेना में पूरे गर्व के साथ सेवा की है। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह गांधीनगर में पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करेंगे। जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं। घरों में आई दरारों की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। डीडी न्यूज की टीम ने कर्णप्रयाग में स्थिति का जायजा लेने के बाद ग्राउंड जीरो से ही जिलाधिकारी को वहां के हालात बताए और लोगों की सहायता के लिए तत्काल प्रशासन की टीम वहां बुलवाई। पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की कर्णप्रयाग के ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग एक जगह पड़ती है और जिस तरह की दरारें जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही हैं, वैसे ही कर्णप्रयाग में भी जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें, अम्मा जी अकेली रहती हैं आप? अकेले बाबा, मैं अकेली, कोई नहीं है मेरे ना, अकेले रहते बाबा, मैं रात क्या दिन क्या मैं बराबर। ये एक हफ्ते से ये दरारें आई हैं घरों में? जी हाँ, ये ज्यादा आ गई ना, ये पहले कम थे अब ज्यादा आ गई। कोई भी नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए और बड़ी मुश्किल हालातों में है और हम कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात करने की। हेलो डीएम साहब नमस्कार, मैं नीरज बोल रहा हूँ दूरदर्शन से और इस समय कर्णप्रयाग में हूँ मैं, जहाँ पे ये दरारें आई हैं। अम्मा जी भी यहाँ पर एक रहती हैं, बसंती देवी नाम है, अकेली है, घर परिवार में कोई है नहीं, बहुत मुश्किल में उनके घर की हालात बिल्कुल ऐसी है कि कभी भी टूट सकता है वो घर। हम टीम अभी भेजेंगे और जो भी लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पर दरारें बहुत ज्यादा है तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करने के लिए हम सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये जो एरिया हमारे संज्ञान में है इसको ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। तो इसलिए हमने आईआईटी रुड़की को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि जल्द से जल्द वो हमें एक प्लान बना के दे सके। तो ये डीएम चमोली थे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम पहुंचेगी, तो हम वेट करेंगे उनकी टीम का। कुछ और लोग हैं हमारे साथ रघुना नगर के जिनके घरों में दरार आई है। ये आपके कौन कौन से इलाके में, घर के किस किस इलाके में दरार आई? ये पूरा है, अंदर वाला पूरा है, इधर वाले है ना वो पूरा, नीचे जमीन भी, इसका तो खैर जमीन नहीं है ना, लेकिन बैठ तो रही है जमीन। जिलाधिकारी महोदय को फोन करने के बाद कर्णप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं। उस दौरान यहाँ पर जो है ये दरारें दिखना शुरू हुआ था और सितंबर में ही हमने इसको सर्वे करके जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था। परसों 11 तारीख को भी यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया था, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो ये थे कर्णप्रयाग के तहसीलदार जिनको जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ भेजा है और ये अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो लोग हैं वो असुरक्षित घरों में रह रहे हैं और उन लोगों को निकालकर कर्णप्रयाग में ही उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पर कोशिश की जा रही है उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कैमरा में सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कर्णप्रयाग। और राजस्थान पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सारंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जयपुर प्रशासन ने आरोपी भूपेंद्र सारंग के आवास को गिरा दिया है। वहीं राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है।
लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हत्या के प्रयास के एक मामले में कवरत्ती के सेशन कोर्ट ने मोहम्मद फैजल को 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा ने कहा कि फैजल को 11 जनवरी से ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और वहीं इस महीने की 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। वे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करेंगे और जरूरी मार्गदर्शन देंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ में छात्रों, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर की राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्रधान पाठिका ममता आहार ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है और उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में बच्चों को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को देखना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा, मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में ले और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। तो उसके लिए सहज चर्चा भी जरूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर सफल जरूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपने एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं, इसलिए एक उद्देश्य बनाना जरूरी है और उस पर आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। और वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 6ठा संस्करण 27 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए परीक्षा को लेकर तनाव से बचने और उनकी जिंदगी में सहायक साबित होने वाले टिप्स साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली अदिति सिंह 2020 में आयोजित हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग ले चुकी हैं। अदिति ने बताया कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने से अदिति को परीक्षा के दौरान सहायता हुई। साथ ही अदिति ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के सुझाव परीक्षा के अलावा भी बाकी जीवन में अदिति को मददगार साबित होंगे। आज से 3 साल पहले दिल्ली में ऑर्गेनाइज प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 का पार्ट थी है। उसमें हमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात करने का मौका मिला था। जो एम था हमारे प्रोग्राम का वो था कि हमें एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट होना है। एग्जाम को हमें ऐसे स्ट्रेस लेके नहीं करना है, मुझे एक्साइटेड होकर करना है। मोदी जी ने सबको रेफर करते हुए बोला कि अगर हम सच्ची मन से पढ़ना चाहें, अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें पूरी मूवी का हर एक एंड से स्टार्ट से लेके एंड तक पता रहता है। उसी तरीके से हम पढ़ाई पूरे मन से करें, अगर हम ठान लें कि नहीं हमें पढ़ना ही है तो हमें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। मोदी जी ने हमें ये भी बताया कि सिर्फ पढ़ाई जिंदगी में हर चीज़ नहीं होता है, वो हमारे लाइफ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। मोदी जी ने हर किया कि हम एग्जाम वॉरियर से लेके एग्जाम वॉरियर में कैसे कन्वर्ट कर होएं और ये चीज़ हमारी लाइफ में हमें बियॉन्ड एग्जाम्स तक भी हेल्प करेगी। और मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर स्नान किया। भाई घाट के किनारे कहीं भी हैं, कोई भी फोटो नहीं बना। और मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और आपको ये भी बता दें कि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं
और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर देश भर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने अरदास की और पवित्र अमृत सरोवर में स्नान भी किया। देश भर में पोंगल का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने आवास पर पोंगल का पर्व धूमधाम से मनाया। पोंगल 4 दिन तक चलने वाला प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में इंद्रदेव और सूर्य की उपासना की जाती है। सर्दी के मौसम में कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ताजा बर्फबारी हुई है। शिमला के मंढोल गांव से बर्फबारी की कुछ बेहतरीन तस्वीरें सामने आ रही हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ शानदार दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान फुमियो किशिदा ने कहा कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का सामना करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां मुक्त, खुली और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं इससे पहले फुमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की सुरक्षा का पुरजोर समर्थन कर चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जापान के रक्षा सुधारों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा मुख्यालय में जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर भी एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ऐसे में आपको बता दें कि नासा की जापानी अंतरिक्ष यात्रियों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने की योजना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स चोरी समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर $1.6 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। लगभग 1 महीने तक चली सुनवाई में ज्यूरी ने ट्रंप की कंपनियों को 17 मामलों में दोषी करार दिया। अदालत ने अपनी जजमेंट में बताया कि कंपनी ने कई अधिकारियों को मिले लग्जरी अपार्टमेंट, मर्सिडीज बेंज और क्रिसमस के लिए एक्स्ट्रा कैश का टैक्स चोरी करने में मदद की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगातार तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कैलिफोर्निया की नदियां उफान पर हैं। दिसंबर के अंत से लगातार आ रहे तूफान और बाढ़ से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दौरान कैलिफोर्निया को करीब $34 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इससे पहले कैलिफोर्निया भयानक सूखा झेल रहा था, जिससे कुछ इलाकों में अब राहत मिली है, लेकिन अभी भी कैलिफोर्निया के बड़े इलाके सूखे का सामना कर रहे हैं। उधर जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर हिंसक झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिजली कंपनियों ने कोयले का तेजी से खनन किया है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। वहीं बिजली कंपनियों के अनुसार कोयला खनन का मकसद बिजली के संकट को दूर करना है। FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने पूल डी के अपने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हरा दिया। भारतीय टीम की तरफ से पहला गोल अमित रोहिदास ने किया, जबकि दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने किया। वहीं भारतीय टीम अपना अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
FIH हॉकी विश्व कप 2022 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले दिन के आखिरी मुकाबले में भारत ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-0 से मात दी। ग्रुप डी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही। पहले क्वार्टर में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसमें से भारतीय टीम एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में सफल रही। भारत को पहली सफलता अमित रोहिदास ने 12वें मिनट में दिलाई। अमित ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को दूसरी सफलता दूसरे हाफ में हाथ लगी। टीम इंडिया के हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए भारत को 2-0 से आगे कर दिया। हालांकि पूरे मुकाबले के दौरान स्पेन की टीम भारत के खिलाफ गोल करने का प्रयास करते नजर आई, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ ना लगी और मैच गंवा दिया। अब आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम का अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के साथ होगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने विश्व कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में वेल्स के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स डेस्क DD न्यूज। और वहीं पुरुष हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने इस मुकाबले के आखिरी क्वार्टर में 10 खिलाड़ियों के साथ मुकाबला खेला और स्पेन को मात दी। इस पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह से खास बातचीत की। देखिए। हमारे साथ है कप्तान हरमनप्रीत। किस तरह का मुकाबला रहा जिस तरह से आज आपकी टीम ने 2-0 से हराया, टोक्यो में भी हराया था, यहाँ पर पहले मैच में शानदार जीत? सर पहले तो थैंक यू सभी का कि इतना हमें चेयर करना है और सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट मैच था। फर्स्ट मैच ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट के लिए। एंड हमारे सभी टीम ने पूरा एफर्ट डाला है, पूरा 100% दिया टिल द लास्ट विजल। हमने साबित किया कि चाहे हम कार्ड भी लेते हैं तो फिर भी हमने इस बार अच्छा मैनेज किया है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव साइन है हमारी टीम के लिए। कृष्ण बहादुर पाठक को कैसे यहाँ पर आप ट्रीट करेंगे? उन्होंने 4 बेहतरीन शे बचाए। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर्स हैं, चाहे वो श्रीजेश भाई हैं चाहे कृष्णा है। आई थिंक जब वो लाइफ देते हैं टीम को तो टीम को और एक बूस्ट मिलता है, तो आई थिंक थैंक्स टू कृष्ण एंड श्री भाई। अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, यहाँ से मोमेंटम बनेगा। इंग्लैंड ने भी अच्छा मैच खेला, 5-0 जीत दर्ज करी वेल्स पे। बिल्कुल, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ऐसा नहीं कि हम जीत गए और हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हमारा जो फोकस है कि मैच बाय मैच जाएंगे, नेक्स्ट मैच में भी अपना 100% करने की कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट करेंगे। अमित रोहित दास जिन्होंने पहला गोल किया, लोकल बॉय है यहाँ के, जिस तरह का उनको सपोर्ट मिल रहा था, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ही इज द लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर वी हैव एक्चुअली। फर्स्ट रशर बहुत अच्छे हैं एंड स्कोर करना और होम क्राउड के सामने स्कोर करना वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है उसके लिए। आई थिंक उसने बहुत एंजॉय किया इस मैच। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और वहीं युवा गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने 4 शानदार गोल बचाए, जो स्पेन के लिए हार का एक बड़ा कारण बने। कृष्ण कुमार बहादुर गोलकीपर हमारे साथ है। कृष्ण, बहुत ज्यादा आपने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया, 4 बेस्ट सेव आपने करके दिखाए, जो कि कहीं ना कहीं स्पेन के लिए बड़ा नुकसान साबित। सर देखो, ये कॉन्फिडेंस के ऊपर मैटर करता है। फर्स्ट जो टच था मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा था मेरा सेकंड क्वार्टर में, तो उसके कारण बैक टू बैक सेव होते गए और एज अ टीम हमने काम किया है। डिफेंस ने भी काफी अच्छा रोल निभाया आज। श्रीजेश ने पहले क्वार्टर में किया, फिर उसके बाद आपने 2 क्वार्टर में लीड किया। कितना इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मिक्स करके आपको इस्तेमाल करना बड़े मैच में? सर हम देखो लास्ट जब मैं श्री भाई के साथ खेल रहा हूँ, लास्ट हम ऐसे ही खेलते आ रहे हैं, 1 क्वार्टर वो खेलते हैं, 1 क्वार्टर मैं खेलता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें यूज टू है इस चीज का। जब हमने 10 लोगों के साथ आखिरी क्वार्टर खेला, उस समय क्या कुछ चल रहा था टीम के पास? और क्योंकि स्पेन का अच्छा मौका था इसका फायदा उठाने का। देखिए सर, हमने काम किया इसके ऊपर, 1 मैन डाउन होके कैसे खेलना है, तो आज हमने परफेक्टली वो निभाया है। इंग्लैंड के साथ अगला मुकाबला है, कैसे देखेंगे? सर काफी अच्छी टीम है और जैसे हमने पहले भी बोला था मैच बाय मैच जाएंगे और आज का मैच देखेंगे क्या आगे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और इंग्लैंड को भी देखेंगे कल और उसी के साथ आएंगे। थैंक यू। हॉकी विश्व कप में कल खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप ए के इस मैच में अर्जेंटीना के माइको कैसेलेना ने मैच का एकमात्र गोल किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से अर्जेंटीना को 3 अंक मिले। ये तीसरा मौका रहा जब हॉकी विश्व कप में ये दोनों टीमें आमने सामने थीं और तीनों बार अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की।
हॉकी विश्व कप में कल खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की है। फ्रांस के साथ खेले गए ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 8-0 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मुकाबले में शुरू में आक्रामक रही। एक तरफा मैच में ऑस्ट्रेलिया के क्रैक टॉम और हेवॉर्ड जेरेमी ने 3-3 गोल दागे। हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड ने जीत के साथ आगाज किया। कल खेले गए दिन के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने वेल्स को 5-0 से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में वेल्स के खिलाफ आक्रामक रही। पूरे मुकाबले के दौरान इंग्लैंड ने वेल्स को गोल करने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड की तरफ से एंसेल लियाम ने 2 गोल दागे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।